हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रैफेड के बारे में बात करेंगे। अभी पिछले साल 2023 में भारत G20 के शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा था और उसमें जितने भी हमारे गेस्ट आए थे, डिप्लोमेट्स आए थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों को, सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत के द्वारा एक गिफ्ट हैम्पर दिया गया, एक गिफ्ट बॉक्स दिया गया, जिसमें अनेक कुछ चीज़ थे जो जनजातीय समूहों द्वारा तैयार किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसमें भारत का जीए टैग था और भारत की होममेड बनी हुई सारी चीज़ें थी। हाथों के शिल्प थे, हथकरघा मशीनों से बना हुआ सामानें थी, वस्तुएं थी, हस्तशिल्प की वस्तुएं थी। तो इन्हीं सब के नज़रियों से यदि देखें तो ट्रैफेड द्वारा जो है G20 का शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का। और चूँकि ये भारत में हुआ था तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे जो है आर्ट एंड कल्चर के इस वीडियो में हम लोग और भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना एक लाजमी है और यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न तो रहेगा। इतनी तो है कि इसमें एक प्रश्न तो बनता है G20 से। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो भारत में पहली बार हुई है G20 के साथ, तो इसलिए बनती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी देखेंगे। फिर इसके बाद जो है ये G20 से संबंधित भी है, सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध धर्म से संबंधित भी है। तो इसमें बहुत सारे हमारे कल्चर जो है वो थिंग्स हैं, मिले हुए हैं। तो इन सबको हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और हमारे चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपके यदि कोई सुझाव हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम उन पर हो यथासंभव कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने का और देखेंगे कि क्या हमसे हो रहा है। जितना होगा हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित कि क्या समस्याएं हो रही हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ट्रैफेड क्या है तो इसी में देखते हैं। तो क्या हाल ही में जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें भारत की समृद्धि, जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल तथा उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया, ठीक है। तो शिल्प कौशल का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया, जिससे ट्रैफेड यानी कि ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है ट्रैफेड का? ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसे ट्रैफेड जो है कहा गया और इसको कौन सी मंत्रालय? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चुना गया था, ठीक है। और इसका प्रदर्शन किया गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इतना एक ये याद रखना, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। ये 18वां G20 का शिखर सम्मेलन था, ठीक है। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन भी आया था, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो वो तो खैर वो इकोनॉमी से संबंधित हो जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन, लेकिन हम लोग जो कि हमने बात किया भी है इकोनॉमी सेक्शन में, ठीक है। ऐसा एक प्रश्न आया था जिसमें हमने बात किया है। आइए बात करते हैं, ठीक है। आगे अगर G20 सम्मेलन में ट्रैफेड द्वारा प्रदर्शित कलाकृतियाँ और उत्पाद, कौन कौन से उत्पाद हैं और कलाकृतियाँ हैं उनकी देखते हैं। तो पहला जो एक कलाकृति है वो है लोंगपी पॉटरी, ठीक है। एक पॉटरी है, एक बर्तन है जिसका नाम है लोंगपी। तो ये क्या है? तो मणिपुर के लोंगपी गांव की, कहाँ की? मणिपुर के लोंगपी गांव की तांगखुल नागा जनजाति द्वारा जो है इस असाधारण मिट्टी के बर्तन या मृदभांड शैली का अभ्यास करती है, ठीक है। अभ्यास करती मतलब बनाती है इसको। तो इस तरह का बनाया जाता है। ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये केतली के जैसे है और इसमें मिट्टी के बर्तन, ऊपर से जो है एक बांस का या बेत का जो है लकड़ी का डंठल लगा हुआ है पकड़ने के लिए, ठीक है। ये मिट्टी का बना हुआ है। कौन सी गांव में? तो लोंगपी गांव की जो है वह तांगखुल नागा जनजाति द्वारा जो है, नागा जनजाति द्वारा बना गया है, ठीक है। मणिपुर के नागा जनजाति से आपको नागालैंड नहीं देखना है, ठीक है ना। मणिपुर में भी और भी कई क्षेत्रों में जो है नागा जनजाति रहती है, तो ध्यान रखना है इस बात का। लोंगपी मिट्टी के बर्तन दिखने में अलग होते हैं क्योंकि इनके निर्माण में कुम्हार के चाक का उपयोग नहीं किया जाता है। हर चीज़ हाथ से बनी होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हाथ से बनी होती है। विशिष्ट ग्रे ब्लैक जो है वह कुकिंग पॉट्स होती है, ठीक है। स्टोव, केतल, विचित्र कटोरे आदि लोंगपी के ट्रेडमार्क उत्पाद हैं, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि केतल हो गया,
कुकिंग पॉट्स हो गया, जिसमें खाना बनाने वाला कढ़ाई टाइप का होता है, वो स्कॉट केटल हो गया, ठीक है। विचित्र और कटोरे बहुत सारे जो है वो बनाए जाते हैं, कि पूरे जितनी भी उत्पाद बनाए जाते हैं वो सब के सब हाथ से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने के साथ साथ मौजूदा मिट्टी के बर्तनों को सुशोभित करने के लिए नए डिज़ाइन भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो चूँकि अब उनको एक आकर्षक लुक भी देना है, तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन को भी क्या किया गया है, शामिल कर दिया गया है। एक दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बांसुरी, पवन बांसुरी। कौन सी बांसुरी? पवन बांसुरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा तैयार की गई सुलूर, ठीक है, जो बांस की पवन बांसुरी की एक अनूठी संगीतीय वाद्य यंत्र है। तो बस्तर की जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा जो है वह शुरू की गई है कौन सी? सुलूर, जो बांस की क्या है, एक बांसुरी का बांस का बांसुरी बनता है ना, उसी का एक संगीतीय वाद्य यंत्र है, उसी की तरह, ठीक है। तो ये पारंपरिक बांसुरी के विपरीत इसमें एक हाथ के घुमाव के माध्यम से धुन पैदा की जाती है। इसके शिल्प कौशल में मछली के प्रतीकों, ज्यामितीय रेखाओं और त्रिकोणों के साथ सावधानीपूर्वक बांस चयन, होल ड्रिलिंग और सतह पर नक्काशी शामिल है, ठीक है। संगीत से परे सुलूर विभिन्न उपयोगितावादी उद्देश्यों को पूरा करता है। जनजातीय पुरुष इसका इस्तेमाल पशुओं को भगाने अथवा दूर करने और जंगलों में मवेशियों को रास्ता दिखाने के में मदद करता है, ठीक है। यह कलात्मक और कार्य क्षमता का एक सामंजस्यपूर्ण संगम है जो गोंड जनजाति के विशिष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है वह काफ़ी डिजाइनिंग, नक्काशी वगैरह सब की गई है ना। तो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी डिजाइनिंग वगैरह सब की गई है, नक्काशी होती है। ये बांसुरी है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की है, ठीक है। कौन सी जनजाति? तो गोंड जनजाति। उनकी एक पेंटिंग्स भी है, गोंड पेंटिंग्स। गोंड पेंटिंग्स जो है वह प्रकृति और परंपरा से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। वे डॉट्स से शुरू करते हैं और इमेज वॉल्यूम गणना करते हैं, ठीक है। तो डॉट्स से जो है बनाया जाता है, जिसे जीवंत रंगों से भरे बाहरी आकार बनाने के लिए जोड़ा जाता है। ये कलाकृतियाँ उनके सामाजिक परिवेश से गहराई से जुड़ी हैं तथा जनजाति की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में स्वयं को व्यक्त करती है, ठीक है ना। तो जनजाति की जो है कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में जो है वह व्यक्त करती है। तो ये जनजाति में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हुनर है, हुनरमंद जनजाति है और कलाकृति है इनके पास। और ये दिखाता है कि हमारी जनजातीय क्षेत्र जो है वह कितने समृद्ध सांस्कृतिक रूप से है, ठीक है। चलिए, गुजरात के हैंगिंग्स, ठीक है। ये हैंगिंग्स है जो लटकाए जाते हैं घरों में सुंदरता को बढ़ाने के लिए, दीवारों पर, ठीक है, जो दरवाज़ों पर लटकाए जाते हैं, ये आकर्षक होते हैं। तो इसको, ये गुजरात के हैंगिंग्स है। इसमें जो है दहोद में भील और पटेलिया जनजाति द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। गुजराती वॉल हैंगिंग्स, जिसे दीवार के आकर्षण के लिए बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। एक प्राचीन गुजरात वास्तुकला नहीं, गुजरात कला के रूप में आई है, ठीक है। तो कह रहा कि इन हैंगिंग्स में शुरू में क्या बनाया जाता था? गुड़िया और सूती कपड़े तथा रिसाइकल्ड मटेरियल से निर्मित पालना जैसी घोंसला बनाना और बनाने वाले जो है पक्षी होते थे। बाद में जो है अब जो है इसमें दर्पण का काम, जरी, पत्थर, मोती शामिल हो गया है और परंपरा को संरक्षित करते हुए समकालीन फैशन के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। तो पहले जो है केवल गुड़िया वगैरह सब बनाए जाते थे इसमें, लेकिन अब जो है जरी गोटा का भी काम इसमें होने लगा है। तो अब जो इसको दर्पण का भी काम होने लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गया है ये, ठीक ना। चल, भेड़ के ऊन के स्टॉल, ठीक है ना। इसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बौद्ध, भूटिया और गुज्जर बकरवाल जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। वे जैकेट, शॉल, स्टॉल सहित विभिन्न वस्त्र बनाने के लिए भेड़ के ऊन का उपयोग करते हैं। मूल रूप से सफ़ेद, काले और भूरे रंग की मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब हो गया एक रंग का, ठीक है। क्रोमैटिक का मतलब हो गया रंग में, मोनो मतलब वन, तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक रंग के योजनाओं की विशेषता जनजातीय शिल्प कौशल की दुनिया का एक बदलाव ला रही, ठीक है। चलिए, तो ये शॉल है भेड़ के ऊन का। तो इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो राजस्थान की कलात्मकता का प्रदर्शन, ठीक है। तो राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। राजस्थान सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध स्टेट है, ये आपको पता है। जैसे मोजेक लैंप जो है, यह मोजेक कला शैली को दर्शाता है, जिसे सावधानीपूर्वक लैंप शेड्स और कैंडल होल्डर में तैयार किया जाता है, ठीक है। जब इसे रोशन किया जाता है तो यह रंगों की बहुरूपकता दर्शाता है, जिससे हर स्थान प्रकाशमय हो जाता है, ठीक है। ये देख, ये मोजेक लैंप है,
ये आपको ब्लर लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इस पर, तो इसलिए जो है ये आपको ब्लर दिख रही है। चलिए, अम्बाबारी का मेलबर्ग, ठीक है, अम्बाबारी मेलबर्ग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यह मीना जनजाति द्वारा तैयार किया गया है, इसमें एनेमिलिंग भी शामिल है, ठीक है। सावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है जो धातु की सज्जा को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। अम्बाबारी मेटल वर्क, सॉरी मेल वर्क हमने कहा था, मेटल वर्क, अम्बाबारी मेटल वर्क, तो यह जो है मीना जनजाति द्वारा जो है किया जाता है मेटल वर्क, और इसमें जो है एनेमिलिंग भी शामिल होती है। यह सावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है जो धातु की सज्जा को बढ़ाती है, तो धातुओं की आकर्षकता को बढ़ाने के लिए इसमें मेटल वर्क किया जाता है। वर्तमान यह सोने के साथ साथ चांदी और तांबे जैसी धातुओं तक क्या है, विस्तृत हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं मीनाकारी शिल्प, ये मीनाकारी शिल्प की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मीनाकारी शिल्प में जो है धातु की सतहों को रंगीन खनिज पदार्थों से सजाया जाता है, और यह परंपरा असाधारण कौशल को दर्शाती है जो मुगलों द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसके लिए असाधारण कौशल की आवश्यकता होती है क्योंकि धातु पर बारीक डिजाइन उकेरे जाते हैं जिससे मीनाकारी के रंगों के लिए खांचे बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमसे इतना हम जो इस पढ़ रहे हैं ये पूरा पूछा जा नहीं जाने वाला है। इसमें जो पूछा जाने वाला ये कह सकता है कि आपको मीनाकारी शिल्प किससे संबंधित है, तो ये मुगलों से संबंधित है, ऐसा यदि उसमें रहे ऑप्शन में तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके का चीज़ पूछा जा सकता है। इसमें कलाकृतियों के बारीकियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि भाई उसके एक्सपर्ट नहीं है ना, हमें ओवरऑल मोटा मोटी जानकारी रखना है, ठीक है, सब कुछ डेप्थ में नहीं जाना। अब देखते हैं कि ये ट्रैफेड क्या है, ट्रैफेड से संबंधित जो दिया गया है उसमें, तो ट्रैफेड वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है, ठीक है। ट्रैफेड का उद्देश्य क्या है, तो ये धातु शिल्प, जनजातीय वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, जनजातीय चित्रकला जैसे जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है, ठीक है, जिन पर बड़े पैमाने पर जनजातीय लोग अपनी आय के लिए निर्भर हैं, ठीक है। तो जनजातीय लोगों का जो मेनली निर्भरता होती है अपने अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए, वो होता है उनका शिल्प, उनकी कौशल, उनकी कार्य क्षमता। तो उन्हीं के आधार पर ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा जो है तैयार किया गया है ट्रैफेड, ठीक है, जिसमें क्या करता है जनजातियों को उनके उत्पाद की बिक्री के लिए उनको सुविधा देता है, उनकी सेवा देता है, और उनको ऐसे मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाता है ट्रैफेड कि भाई जनजातीय लोग जो हैं वो क्या करें, अपने उत्पाद बेच सके और उनका प्रचार प्रसार कर सकें, ठीक है। तो ट्रैफेड का दृष्टिकोण से यदि देखें तो जनजातीय जो उद्देश्य है जनजातीय लोगों का वह है ज्ञान, उपकरण और सूचना के भंडार के साथ सशक्त बनाना है जनजातीय लोगों को, ठीक है, ताकि वे अपने कार्यों को क्या कर सके, अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। इसके लिए ट्रैफेड का क्या है, प्रयास है, ठीक है। इसमें जनजातीय लोगों को संवेदनशील बनाना है क्योंकि स्वयं सहायता समूहों के गठन और उससे क्या होगा, किसी विशेष गतिविधि के लिए उनको बैंकों से जोड़ा जाएगा, और इससे क्या होगा कि उनकी जब जानकारियाँ बढ़ेगी, उनका रीच बढ़ेगा, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा अपने व्यापार में। ट्रैफेड का जो प्रधान कार्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देश के विभिन्न स्थानों पर इसके 13 जो है वह क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। तो ट्रैफेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, तो वह दिल्ली में है, और 13 जो है वह क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसको याद रखना है क्योंकि आपसे यहाँ नंबर जो है उलट पुलट करके पूछा जा सकता है कि 13 के बदले में 8 दे देगा, 12 दे देगा, ठीक है, 14 दे देगा, 15 दे देगा, 30 दे देगा, और कहेगा इतने क्षेत्रीय कार्यालय है, तो कितने हैं, 13 ही क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्य शाखा कहाँ पे, तो दिल्ली में स्थित है। अब जो G20 में नेताओं को समृद्ध शिल्प से परिपूर्ण भारतीय उपहार दिया गया, उस उपहार की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए हाल ही में जो है वह दिल्ली में आयोजित किया गया था G20 शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। इसको विश्व के देशों के लिए हस्तनिर्मित उपहारों के क्यूरेटेड चयन के माध्यम से भारत की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने हेतु एक मंच के रूप में कार्य किया, ठीक है। इन उपहारों में भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की हस्तनिर्मित वस्तुएं शामिल थी, ठीक। अब देश को दिए जाने वाले उपहार क्या क्या उपहार देते हैं, एक संदूक दिया गया, ठीक है, यानी कि चेस्ट, एक संदूक दिया गया। तो सभी उपहार की वस्तुओं को पीतल जड़ित संदूक चेस्ट में कुशलतापूर्वक पैक किया गया, ठीक है, ये पैकेजिंग का काम किया। यह संदूक शीशम, भारतीय शीशम जो है उसका उपयोग कर हाथ से बनाया गया था, जो टिकाऊ होता है और अपने विशिष्ट ग्रेन पैटर्न के लिए जाना जाता है। ग्रेन पैटर्न मतलब उसका जो साल होता है ना वो डिजाइनिंग,
जो उसका अपना डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है, लकड़ी का जो अपना खासियत होता है, डिज़ाइन होता है, वो जो है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। तो शीशम में इस तरह का धारीदार पैटर्न बहुत अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी का बना हुआ संदूक जो है वो दिया गया है। उसी संदूक में सारे के सारे क्या डाले गए हैं, गिफ्ट्स डाले गए हैं। तो क्या क्या गिफ्ट्स डाले गए हैं, तो सुगंधित पाक वस्तुएं, उपहार में जम्मू कश्मीर के केसर का एक पैकेट भी शामिल था, जो अपने पाक और औषधीय गुणों के लिए विश्व के सबसे महंगे मसालों के रूप में प्रसिद्ध है। तो एक जो है सुगंधित केसर भी दिया गया था। पाक वस्तु में कौन कौन, शैंपेन ऑफ टी, ठीक है, चाय का शैंपेन दिया गया था। भारत में जो है पेको, कौन सा, पेको, जिसको शैंपेन ऑफ टी भी कहा जाता है, और नीलगिरी चाय की खेती के रूप में चाय उत्पादन की लंबी परंपरा रही, ठीक है। और यह चाय उत्पादन के क्षेत्र में भारत की कृषि प्रणाली का आदर्श प्रतीक भी है। दार्जिलिंग चाय विश्व की सबसे मूल्यवान चाय है, जो पश्चिम बंगाल की धुंध भरी पहाड़ियों पर 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर उगाई जाती है ना। तो दार्जिलिंग चाय जो है वो विश्व की सबसे मूल्यवान चाय है। यहाँ की मृदा की अनोखी विशिष्टता सुगंधित, अत्यधिक सुगंध और स्फूर्तिदायक चाय के रूप में प्रतिबिंबित होती है, ठीक है। नीलगिरी चाय जो है वह दक्षिण भारत की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला से आती है। 1000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के हरे भरे इलाकों के बीच उगाई जाने वाली चाय अपेक्षाकृत हल्की होती है, ठीक है। तो ये दार्जिलिंग चाय है, शैंपेन ऑफ टी, और दार्जिलिंग चाय दिया गया है जो पाक कला में है, ठीक है। इसके बाद है अराकू कॉफ़ी दिया गया है। अराकू कॉफ़ी कहाँ होती है, ठीक है। तो अराकू कॉफ़ी विश्व की पहली टेरोइड, ठीक है, टेरोइड मैप्ड कॉफ़ी है। ये नाम बड़ा खतरनाक है इसका, टेरोइड मैप्ड कॉफ़ी, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में, याद रहेगा, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटों में जैविक और सतत वृक्षारोपण के माध्यम से उगाई जाती है, ठीक है। किसान जो है वह छोटे खेतों में हाथ से कार्य करते हैं और मशीनों या रसायनों के उपयोग के बिना प्राकृतिक रूप से कॉफ़ी उगाते हैं, ठीक है। इसमें हाथ से खेती की जाती है और बिना मशीन का, बिना रसायन का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से यह कॉफ़ी उगाई जाती है, अराकू कॉफ़ी। अब जो है सुंदरबन का पारंपरिक शहद, ये भी दिया गया है, सुंदरबन का शहद। देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है सुंदरबन, ठीक है। वहाँ से पारंपरिक शहद जो संग्राहकों द्वारा जो शहद वहाँ पर संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनसे एकत्रित किया गया था, और विशेष शहद भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। एक विशेष शहद एकत्रित किया गया था। तो 100% प्राकृतिक और शुद्ध होने के साथ ही सुंदरबन से लाए गए शहद में कौन सा, तो फ्लेवोनोइड्स, ठीक है, फ्लेवोनोइड्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ्लेवोनोइड्स, ठीक है, कई फलों एवं सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विभिन्न यौगिक है, जिसको क्या कहा जाता है, फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है, ठीक है, की मात्रा भी अधिक होती है। यह बहुमूल्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, ठीक है। कहाँ की, तो सुंदरबन का जो हाँ शहद है वो, तो वो भी इसमें शामिल था, दिया गया था, ठीक है। ये देखिए ये सुंदरबन का था, डाबर का हनी सुंदरबन, ठीक है। कन्नौज का इत्र, देखिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज के जिगराना इत्र ने, कौन सा इत्र, जिगराना इत्र ने, आज का क्लास जो है ना, आज का वीडियो जो है बड़ा सुगंधित और स्वादिष्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ बात हो रही है वो अच्छे अच्छे खाने की, पकवान की, ठीक है, और इत्र की, शहद की, तो बड़ा ही जो है वह रसोईदार, व्यंजनदार जो है आज का वीडियो बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज के जिगराना इत्र है, उसने जो है उसको उपहारों में एक संवेदी आयाम जोड़ते हुए उत्तम इत्र तैयार करने की भारत की सदियों पुरानी परंपरा को प्रदर्शित किया, ठीक है ना। तो ये इत्र भी दिया गया है, कन्नौज का इत्र। कश्मीर के उत्कृष्ट शॉल दिया गया है। उपहार पैकेज में चांगथंगी बकरी के ऊन से निर्मित कश्मीरी पश्मीना शॉल भी शामिल है। यह बकरी समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस बकरी के अंडरकोट रोम में कंघी करके, यानी कि कतर कर नहीं, ऊन एकत्रित किया जाता है, ठीक है। जो काट करके किया जाता है वो ऐसे नहीं, रोम में जो है इसको कंघी करके जो है एकत्र किया जाता है, ठीक है। खादी स्कार्फ दिया गया। राजघाट की यात्रा के दौरान प्रत्येक नेता को व्यक्तिगत रूप से भेंट किया गया। खादी जो है दुपट्टे का अपना विशेष प्रतीकात्मक महत्व है, ठीक है। तो खादी तो हमारा है ही, गांधी जी के समय से चली आ रही है खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी ग्रामोद्योग,
खादी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अभी चर्चा के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी उत्पत्ति और अस्थायी फैशन के लिए क्या है, प्रतीक के रूप में विकसित होने के साथ उच्च गुणवत्ता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है ना। तो ये भी है। स्मारक सिक्के और टिकट। तो जुलाई 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम किसकी, तो भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान भारत की G20 प्रेसिडेंसी स्मृति में विशेष सिक्के और टिकट भी जारी किए गए हैं। ये डिज़ाइन भारत के G20 लोगो और वसुधैव कुटुंबकम की थीम से प्रेरित है। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी के लोगों की भांति G20 सम्मेलन में प्रस्तुत सुनहले डाक टिकटों को में भी भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को दर्शाया गया है। तो डाक टिकट जारी किया गया जिसमें राष्ट्रीय फूल कमल को दर्शाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर शोभायमान कोणार्क चक्र, ठीक है, शोभायमान कोणार्क चक्र। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर जो है वह 2023 को एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय के अंतर्गत नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन जो है वह भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित करने के रूप में शिखर सम्मेलन स्थल पर अन्य देशों के स्वागत हेतु उड़ीसा के सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक कोणार्क चक्र की भित्ति को दर्शाने वाले एक दीवार भी लगाई गई है। ठीक है, तो अब जो है कोणार्क सूर्य मंदिर भी इसलिए जो है क्या हो गया, चर्चा में आ गया है। तो इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क में 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण का श्रेय लगभग 1250 ईस्वी पूर्व में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर 100 फुट ऊंचे रथ की तरह दिखता है जिसमें विशाल चक्र घोड़े हैं जो सभी पत्थर से बनाए गए हैं। यह मंदिर जो है वह यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में भी शामिल है। ठीक है, और प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसे जो है भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कितने रुपए के नोट पर, तो 10 रुपये के नोट पर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। 1976 की शुरुआत में, ठीक है, यूरोपियन नाविकों द्वारा मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था क्योंकि यह एक क्या था, विशाल परस्पर टावर जैसा दिखता था। ठीक है, और काले पत्थरों से निर्माण के कारण इसको ब्लैक काला दिखाई देता था। ठीक है, पूरी तरह इसी तरह जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा कहा जाता है। तो जगन्नाथ के पुरी मंदिर को क्या कहा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को क्या कहा जाता है, वाइट पैगोडा कहा जाता है, पैगोडा, और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। विशेषताएं देखते हैं। तो कह रहा है यह मंदिर सूर्यदेव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़े चक्र हैं जो पूरे आकाश में इसकी गति को दर्शाते हैं। ठीक है, चक्रों में 24 तीलियां हैं, एक दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र धूप घड़ी, ठीक है, सनडायल्स के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि तीलियों द्वारा डाली गई छाया दिन के समय का संकेत देती है। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर में जो चक्र बना है उसकी जो तीलियां है वो समय का क्या है, प्रतीक है। सनडायल्स है, वो घड़ी की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, तो मंदिर में कई विशिष्ट और सुव्यवस्थित त्रिविमीय इकाइयाँ भी हैं। ठीक है, जैसे विमान मुख्य अभ्यारण्य के ऊपर एक शिखर होता है जिसको मुकुट आवरण के साथ साथ ऊंचा टावर था जिसे रेखा देउल के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 19वीं शताब्दी में ढहा दिया गया। ठीक है, पूर्व की ओर जहमोगाना यानी कि दर्शक कक्ष या मंडप, तो अपने पिरामिड नुमा आकृति के साथ खंडहरों की प्रभावी संरचना है। ठीक है, पूर्व की ओर सुदूर नट मंदिर यानी कि नृत्य कक्ष जो अब बिना छत के हैं, एक ऊंचे मंच पर स्थापित हैं। तो भगवान शिव की नटराज की कलात्मकता देख लेते हैं, क्योंकि भारत मंडपम के बाहर जो है इसको मुख्य द्वार के पास जो है वो लगाया गया है। ठीक है, भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई गई अष्ट धातु से निर्मित। तो जरा इनको भी देख लेते हैं। तो हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में 27 फुट का नटराज की शानदार मूर्ति प्रदर्शित की गई है। ठीक है, जो भगवान शिव के नृत्य रूप में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, भारत मंडपम में प्रदर्शित नटराज प्रतिमा की
मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो तमिलनाडु के कारीगरों द्वारा जो है अष्ट धातु, ठीक है, मतलब 8 धातुओं के मिश्रण से इसको क्या किया, तैयार किया गया है। नटराज की इस उल्लेखनीय मूर्ति का वजन कितना है? तो 18 टन है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन? तो स्वामी मलाई के राधा कृष्णन अष्टापति, ठीक है, क्या नाम है? तो राधा कृष्णन अष्टापति जो है उन्होंने बनाया है, ठीक है। इस नटराज प्रतिमा के डिजाइन निर्माण में 3 प्रतिष्ठित नटराज मूर्तियों से प्रेरणा ली गई है। तो चिदम्बरम में जो है वो थिल्लई नटराज मंदिर है वहाँ से, और कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर है वहाँ से, और तंजावुर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है बृहदेश्वर मंदिर है, यानी कि बड़ा मंदिर है वहाँ से, ठीक है। यह भगवान शिव के नृत्य के रूप में इतिहास और धार्मिक प्रतीकवाद में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति लुप्त मोम विधि का उपयोग करके बनाई गई है। लुप्त मोम विधि का उपयोग करके का मतलब क्या हुआ कि मोम की सांचा बनाई जाती है, उसमें डाली जाती है, फिर उसको पिघला दी जाती है, ठीक है, मोम को, तो वो जो है लुप्त मोम विधि कहलाती है, ठीक है। तो ये है नटराज की मूर्ति, ये है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, और ये है नटराज की मूर्ति, तो इसमें बनाई गई, इसको बनाई गई, ठीक है। अष्ट धातु से निर्मित है ये। कितने? तो 27 फीट ऊंचा है ये और 18 टन वजनी है। तो चलिए देख लिया आपने। तो भगवान शिव के नृत्य स्वरूप का इतिहास और धार्मिक प्रतीक। तो भगवान शिव के नृत्य स्वरूप का इतिहास और धार्मिक प्रतीक देखते हैं, ठीक है। देखिए भगवान शिव की जो है प्राचीन उत्पत्ति क्या है। तो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से शिव एक क्या है, मान्यता प्राचीन यानी वैदिक काल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो भगवान शिव की जो मान्यता है वह प्राचीन वैदिक काल से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ग्रंथों में भगवान शिव के अग्रदूत कहा गया है, जैसे वैदिक ग्रंथों में जो है भगवान शिव को अग्रदूत कहा गया है, यानी कि रुद्र कहा गया है, ठीक है। और शिव के जो अग्रदूत हैं वो रुद्र हैं, ऐसा कहा गया है। और जैसे तूफान, गड़गड़ाहट और प्रकृति, इन सब देवी शक्तियों से जो है वह जुड़ा हुआ है। रुद्र जो है वह प्रारंभ में उग्र देवता थे। उग्र देवता मतलब बहुत ही गुस्से वाले, और है ना, होता है ना कि क्रोधित किस्म के जो है वह देवता थे। तो उन सबको, जैसे कि तूफान आ गया तो देवता समझते थे कि उग्र देवता जो है वह गुस्सा हो गए हैं। गड़गड़ाहट प्रकृति के देवी शक्ति, तो भूकंप आ गया, तो इस तरीके का देवता इनको माना जाता था, ठीक है। तो कहते हैं ना विध्वंस का प्रतीक है भगवान शिव, तो इसीलिए जो है इनको विनाशकारी प्रतीक पहलुओं से देखा गया है। और नटराज का स्वरूप जो है उसका जो प्रादुर्भाव होता है वो होता है नर्तक के रूप में, ठीक है। तो नर्तक के रूप में जो है वह शिव का, जिन्हें नटराज के नाम से जाना जाता है, इसकी अवधारणा कब आई? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आकार लेना शुरू कर देता है, 5वीं शताब्दी के आसपास आता है, ठीक है। शुरुआती शिव के जो शुरुआती नृत्य के चित्र हैं उनको नटराज का रूप देखा गया है, और कहा जाता है जो उनके द्वारा किया गया तांडव नृत्य है उनको, उनकी जो प्रतिमा है उनको नटराज कहा जाता है, ठीक है। नृत्य को तांडव कहा जाता है। चोल साम्राज्य भी शिव से लिंक थे, मतलब चोल काल में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में जो है भगवान शिव की पूजा की जाती थी, और भगवान शिव के भक्त होते थे। शैव धर्म का जो है वह बोलबाला हुआ करता था, और नटराज का रूप जो है उसी में जो है ज़्यादा विकसित हुआ है चोल काल में ही। तो कला संस्कृति के संरक्षण के लिए चोल राजा जो है प्रसिद्ध थे, और सांस्कृतिक महत्व को जो है वह बहुत ही महत्व देते थे सांस्कृतिक चीज़ों को। तो इसलिए भी जो है चोल काल में नृत्य संगीत का महत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है। चोल कट्टर क्या थे? शैव थे। चोल जो है वो कट्टर शैव थे जो भगवान शिव की पूजा पर बल देते थे, ठीक है। उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भी एक क्या प्रमुख उदाहरण है। उनकी मूर्तियों में शैव आकृतियों पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। नटराज प्रतिमा का विकास को यदि देखें तो चोलों के शासनकाल में नटराज का प्रतीकवाद और अधिक जटिल हो गया। भगवान शिव पुराणों में एक असाधारण देवता है जो विनाशकारी और तपस्वी दोनों गुणों के प्रतीक हैं, ठीक है। भगवान शिव पुराणों में एक असाधारण देवता है जो विनाशकारी और तपस्वी, योग कहा जाता है ना, योग के देवता हैं भगवान शिव, हमेशा योग में लीन रहते हैं, ठीक है। तो इनको भी माना जाता है इस तरह का। और नृत्य के भगवान के रूप में उनको कहा जाता है कि नटराज को उनके 108 विविध नृत्यों के लिए पूजा जाता है, कि 108 प्रकार के नृत्य जो है उनको आते थे। और नृत्य करते हुए शिव जीवन के द्वंद्वों को मूर्त रूप देते हुए सृजन और विनाश दोनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नटराज में जो है इस तरीके का भाव भंगिमाओं का प्रयोग किया गया। इस नृत्य को लौकिक नृत्य माना जाता है, जिसमें शिव लौकिक नर्तक के रूप में और संसार एक मंच के रूप में था,
ठीक है। तो इसमें जो शिव भगवान जो नृत्य करते हैं उसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए और संसार को मंच बना देता है और लौकिक नृत्य करते हैं, तो इसके बारे में कहा गया। नटराज के प्रतिष्ठित तत्व, ठीक है। तो प्रतिष्ठित अभ्यवेदन में नटराज को एक ज्वलंत ऑरियोल या उसको क्या कहता है प्रभामंडल के भीतर चित्रित किया जाता है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसको ये प्रभामंडल है, ऑरियोल है, उसके भीतर में जो है इसको चित्रित किया जाता है शिव को, ठीक है। ये चारों तरफ जो रिंग जैसा आकृति बना है इसको प्रभामंडल कहते हैं, ठीक है। उनकी लंबी बिखरी हुई जटाएं व नृत्य की ऊर्जा और गतिशीलता को दर्शाती है। तो इनकी जो देख रहे हैं ये जटाएं जो बिखरी हुई है यहाँ से ये, ठीक है, ये नहीं, ये जटाएं हैं, ये जो बिखरी हुई है इनको कहा जाता है कि इनसे जो ऊर्जा निकल रही है ना नृत्य से, वो जो है दिख रही है, ठीक है। आमतौर पर इसमें कितने, तो 4 भुजाओं में दिखाया जाता है, के साथ दिखाया जाता है। प्रत्येक हाथ में प्रतीकात्मक वस्तुएं होती है जिनका गहन अर्थ होता है, ठीक है। तो नटराज के जो गुण है उनमें क्या प्रतीक हैं, तो जैसे कि दाहिने हाथ में एक डमरू है, ठीक है, जो सभी प्राणियों को अपनी लयबद्ध गति में खींचता है, और ऊपरी बाईं भुजा में क्या है अग्नि को धारण करते हैं, जो ब्रह्मांड तक को नष्ट करने की क्या है शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो अग्नि धारण करते हैं जो ब्रह्मांड को भी नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक होता है, और दाहिने भुजा में क्या रखते हैं, वो डमरू रखते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि सभी प्राणियों को, समस्त पृथ्वी के लोगों को वह क्या कर सकते हैं, लयबद्ध कर सकते हैं, ठीक है, या नृत्य करा सकते हैं, या फिर उनको ध्वंस कर सकते हैं अपनी। नटराज के एक पैर के नीचे कुचली हुई बौनी जैसी आकृति है जो भ्रम और सांसारिक विकर्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। कहती है कि ये जितने भी सांसारिक मोह माया सब है, विकर्षण है, वो सब के सब क्या है बौना पड़ जाता है भगवान शिव के आगे। तो ये बौनी जो आकृति दिखती है वो उन्हीं का प्रतीक है। अलंकरण में शिव के एक कान में नर कुंडल है, ठीक है, मतलब कान का कुंडल होता है, जबकि दूसरे में नारी कुंडल है। तो ये नर और नारी दोनों इनमें समाहित हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, संगम का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रायः अर्धनारीश्वर कहा जाता है इसलिए भगवान शिव को। शिव की पूजा के चारों ओर एक सांप मुड़ा हुआ है। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो मानव रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है। यदि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो व्यक्ति सच्ची चेतना प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे एक शिव है जो एक नाग है, सांप है जो लिपटा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कुंडली मारकर बैठा रहता है, जब ये आपको जागृत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको सच्ची चेतना जो है वो मिल जाएगी। तो नटराज रक्षक और आश्वस्तकर्ता के रूप में, तो नटराज से जुड़े दुर्जय प्रतीकवाद के बावजूद वह एक रक्षक के रूप में भी है, ठीक है। उनके अगले दाहिने हाथ से बनाई अभय मुद्रा जो भय निवारण का संकेत है, भक्तों को आश्वस्त करती है और भय संदेह से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। नटराज के उठे हुए पैर और उनके अगले बाएं हाथ का संकेत उनके पैरों की ओर इशारा करते हुए भक्तों को उनके शरण में आने के लिए प्रेरित करते हैं। नटराज की मुस्कान जो है वह नटराज की प्रतिमा की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, ठीक है। और फ्रांसीसी इतिहासकार रेनी ग्रोसेट ने नटराज की मुस्कान को मृत्यु और जीवन, खुशी और दर्द दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में खूबसूरती से वर्णित किया है, ठीक है। तो फ्रांसीसी इतिहासकार रेनी ग्रोसेट ने नटराज की मूर्ति में जो मुस्कान है उसको मृत्यु और जीवन, ठीक है, खुशी और दर्द दोनों का प्रतिनिधित्व करने का जो है वर्णन किया है। तो ये देख सकते हैं आप नटराज की मूर्ति, ठीक है। ये आपको ऊर्जा दिख रही होगी, आभा मंडल की ऊर्जा है ये, जो नृत्य करते समय जो है ये दिख रही है आपको ना, ये आभा मंडल की ऊर्जा है जो नृत्य करते समय दिखाई देती है, ठीक है। और ये जो सांप दिख रहा है आपको, ये सांप जो है दिखाता है कि जीवन का चेतना जो है इसी तरीके से कुंडली मारकर बैठा हुआ है, उसको जगाइए। लुप्त मोम विधि क्या होती है, जिसके तहत जो है जिस विधि का प्रयोग करके भारत मंडपम का जो नटराज का मूर्ति है उनको बनाया गया है, तो लुप्त मोम विधि से ही बनाया गया है। तो ये विधि क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में रखी गई नटराज की मूर्ति
जिन मूर्तिकारों ने बनाई उनका वंश चोलों की 34 पीढ़ी पहले का है। ठीक है, उसका जो वंश है, कह रहा है कि जो भारत मंडपों में नटराज की मूर्ति बनाया है उसका वंश जो है मूर्तिकार का, वो चोल से पहले से आ रहा है, का 34 पीढ़ी पहले का है उनका वंश। ठीक है, और उसका इस्तेमाल की जाने वाली जो क्राफ्टिंग की प्रक्रिया है वो पारंपरिक लुप्त मोम कास्टिंग विधि है जो चोल युग की है। तो चोल युग से यह परंपरा चली आ रही है। लुप्त मोम विधि कम से कम 6000 वर्ष पुरानी विधि है। ठीक है, जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक नवपाषाण स्थल पर इस विधि का उपयोग करके तैयार किया गया तांबे का ताबीज लगभग 4000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो 4000 ईसा पूर्व से पहले से 4000 ईसा पूर्व से ये विधि चली आ रही है, यानी कि 6000 वर्ष पुरानी है ये। विशेष रूप से मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल को भी इसी तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया था। ठीक है, इस विधि में एक विस्तृत वैक्स मॉडल बनाना होता है, उसे जलोढ़ मिट्टी से लेप करना, वैक्स को जलाने के लिए गर्म करना और सांचे को पिघली हुई धातु से भरना शामिल है। ठीक है, चोलों ने विस्तृत धातु की मूर्तियां बनाने के लिए लुप्त मोम विधि में उत्कृष्टता हासिल की है। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग सहस्त्राब्दियों से जटिल मूर्तियां बनाने के लिए किया जा रहा है। अब एक नई योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा, एडॉप्ट ए हेरिटेज। ठीक है, जिसमें कोई यदि संस्थान चाहे या कोई व्यक्ति चाहे तो वो स्वयं जो है किसी भी हेरिटेज को एडॉप्ट कर सकता है, गोद ले सकता है और उनके रख रखाव और उनसे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर सकती हैं। ठीक है, उनसे इनकम भी कर सकती हैं। तो अभी चर्चा में है ये एक करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विरासत भी और विकास भी, इस योजना का नाम है विरासत भी और विकास भी, के दृष्टिकोण के अनुरूप आगे आकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बेहतर रखरखाव और कायाकल्प में मदद करने के लिए अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो इसके पहले फेज की भी योजना शुरू की जा चुकी है पहले ही, और ये जो योजना है वो इसके दूसरे चरण है। तो पहला चरण इससे पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। ई अनुमति पोर्टल, इसके माध्यम से जो है इसको लॉन्च किया गया और इसके माध्यम से इंडियन हेरिटेज नामक एक उपयोग सुगम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है इसके लिए। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम हो गया इंडियन हेरिटेज और पोर्टल का नाम है ई अनुमति पोर्टल। भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति पोर्टल। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी माफ़ करिएगा, जो एक सुगम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उसका नाम है भारतीय विरासत ऐप। ठीक है, और जो पोर्टल लॉन्च की गई है, वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसका नाम है ई अनुमति पोर्टल। तो इंडियन हेरिटेज ऐप क्या है कि इस ऐप में भारत की विरासती स्मारकों का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐप में तस्वीरों के साथ स्मारकों का राज्यवार विवरण, स्मारक में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं की सूची, भू टैग किए गए स्थान और नागरिकों के लिए फीडबैक तंत्र की सुविधा होगी। ठीक है, ई अनुमति पोर्टल स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए एक ई अनुमति पोर्टल पेश किया गया है। ठीक है, पोर्टल विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करेगा और परिचालन व लॉजिस्टिक बाधाओं को हल करेगा। एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम, यह कार्यक्रम वर्ष 2017 में शुरू की गई पिछली योजना यानी कि एडॉप्ट ए हेरिटेज का एक नया संस्करण है, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, हितधारक एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से किसी स्मारक पर विशिष्ट सुविधाओं को अपनाने हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अंगीकरण एडॉप्ट करने के लिए मांगे गए स्मारकों का विवरण शामिल है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो कॉरपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से वे अगली पीढ़ियों के लिए इन स्मारकों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, इसकी आरंभ में 5 वर्ष जो है के लिए होगी। ठीक है, इसकी अवधि जो है वो आरंभ में कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए दी जाएगी, जिसे आगे और 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक बार इसको एक्सटेंशन मिला सकता है, यदि कार्य अच्छा रहा तो इनको एक्सटेंशन किया जा सकता है, नहीं तो दूसरे को सौंपा जाएगा। एडॉप्ट हेरिटेज योजना क्या है, तो यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और ASI, ठीक है, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो राज्य के या जो केंद्र शासित प्रदेश में वो हेरिटेज स्थल है उसके
दोनों सम्मिलित होकर के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ASI के साथ मिलकर के यह क्या है सहयोग चलाया गया है, ठीक है, प्रयास किया गया है। इससे 27 सितंबर 2017, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस पर ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। इनके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वह 27 सितंबर 2017 को ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि परियोजना का लक्ष्य जो है वह जिम्मेदार पर्यटन, उसको प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है। इसका उद्देश्य हमारी धरोहर और पर्यटन को अधिक सतत बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों एवं कॉरपोरेट से जुड़े नागरिकों या व्यक्तियों को शामिल करना है। यह ASI द्वारा राज्य धरोहरों और देश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटक बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं के विकास, संचालन एवं रखरखाव के माध्यम से किया जाना है, ठीक है। तो एक स्मारक मित्र भी बनाया गया है। इसमें वैसी एजेंसियां या कंपनियां आ सकती है जो विजन बिल्डिंग, ठीक है, विजन बिल्डिंग की अभिनव अवधारणा के माध्यम से स्मारक मित्र बन जाएंगी, जहां धरोहर स्थल के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण वाली एजेंसी को अपने कॉरपोरेट या सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कॉरपोरेट, देखिए जितनी भी कॉरपोरेट एजेंसियां होती है ना उसकी एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होती है, ठीक है, क्योंकि वह पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। उसके साथ जो है कह रहा है कि इसको टाई अप करके जो है उनकी जो गतिविधि करती है वो कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है उसके गौरव से उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो एडॉप्ट ए हेरिटेज के पीछे का तर्क क्या है? तो विरासत स्थलों को मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के सेवा विस्तार देना तत्काल, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तत्काल आधार पर बुनियादी सुविधाओं और दीर्घकालिक आधार पर उन्नत सुविधाओं के प्रावधान के लिए, तो ये चूँकि हर क्या होते हैं योजना जो दी जाती है उसमें तो लाभ छिपा ही होता है कि उनको जो है लाभ मिले इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी, ठीक है। तो विरासत के प्रबंधन में कॉरपोरेट भागीदारी के लिए पिछला प्रयास, मतलब पीछे इस योजना से पहले भी कुछ प्रयास किए गए हैं। क्या क्या प्रयास किए गए हैं? जैसे राष्ट्रीय संस्कृति कोष बनाया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 1996 में एक राष्ट्रीय संस्कृति कोष का गठन किया। तब से सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से तहत 34 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत जो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें सरकार ने 120 स्मारकों या स्थलों की पहचान की थी, ठीक है। तो ये भी योजना एक चलाई गई थी। इस योजना के तहत जो भारत पर्यटन विकास निगम ITDC ने वर्ष 2012 में कुतुब मीनार को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया था। ONGC ने 6 स्मारकों जैसे एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, गोलकुंडा किला, मामल्लापुरम, लाल किला और ताजमहल को अपने CSR हिस्से के रूप में अपनाया है, ठीक है। इटली का अनुभव, तो ये योजना, इस तरह की योजना जो इटली में चलाया जा रहा है। इटली में विश्व के यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। मुद्रा की तंगी से जूझ रही सरकार जो है दशकों तक विरासत के रखरखाव से दूर रहने के बाद 2014 से निगमों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर रही है। तो इटली में भी इसी तरह की योजना चलाई जा रहे थे, उसी के आधार पर जो है भारत में भी शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखिए विश्व संस्कृत दिवस जो है वह 2023 में जो है मनाया गया। तो वर्ष 2023 में विश्व संस्कृत दिवस कब? तो 31 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या है। तो पहला विश्व संस्कृत दिवस जो है वह कब? 1969 में मनाया गया था। विश्व संस्कृत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें 31 अगस्त फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर का जो है, ईसाई कैलेंडर का जो है वह तारीख है। तो इसको जो श्रावण मास है उसकी जो पूर्णिमा होती है उस तिथि को जो है मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, ठीक है। तो 2023 में वह 31 अगस्त का दिन पड़ा था, इसीलिए 31 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है जो पाणिनि है उनकी जयंती पर जो है मनाया जाता है, उनका जयंती मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है ना। तो इसलिए भी मनाया जाता है। चलिए अब संस्कृत भाषा के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं कि इससे जुड़ी यदि कोई प्रश्न बने तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। देखिए संस्कृत क्या है? इंडो आर्यन भाषा है। आर्य लेकर आए थे, इंडिया में बसे, तो इंडो आर्यन भाषा हो गई है। इसे सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है तथा भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी के रूप में इसे ही जाना जाता है। तो संस्कृत को लगभग सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, लेकिन तमिल जो है वह संस्कृत से भी पुराना ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ें तमिल में जो है वह संस्कृत में जो है वह तमिल से ली गई है, ठीक है ना।
तो लगभग बाकी भाषाओं की जननी कितनी है, तो वह संस्कृत को माना जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पहले भारत में हुई थी और इसे अक्सर क्या देववाणी यानी देवताओं की भाषा के रूप में जाना जाता है। इसे वैदिक और शास्त्रीय दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद, उपनिषद और पुराण का एक हिस्सा है। ठीक है, संस्कृत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो संविधान में संस्कृत का आधार कहाँ पे है, तो वह 22 भाषाओं में से एक है। ठीक है ना, यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के अलावा 6 शास्त्रीय भाषाओं में भी शामिल है। ठीक है, तो संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। वर्ष 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो 2010 में जो है उत्तराखंड के जो दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। पहले कौन, तो हिंदी। कर्नाटक के मत्तूर गांव में सभी लोग बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कर्नाटक में एक गाँव है मत्तूर गाँव, उसमें सभी लोग बोलचाल में संस्कृत भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लोथल देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है लोथल, जो है सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। तो संस्कृति मंत्रालय और पत्तन पोत परिवहन युवा जल मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो इस परियोजना को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस परियोजना को लगभग कितने, तो 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय होगा, लाइट हाउस संग्रहालय होगा, विरासत थीम पार्क होगा, संग्रहालय थीम पार्क होगा। ठीक है, और संग्रहालय थीम पार्क वाले होटल भी होंगे, समुद्री थीम पार्क वाले इको रिजॉर्ट्स और समुद्री संस्थान जैसी विभिन्न अनूठी संरचनाएं क्या होंगी, इसमें शामिल होंगी। ठीक है, इस परिसर में कई मंडप भी शामिल होंगे, जहां भारत के विभिन्न तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की कलाकृतियों और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक थे। ठीक है ना, तो लोथल जो है प्रमुख कौन सी, तो पत्तन शहर रही है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही। ठीक है, तो लोथल के विषय में देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो जैसे कि लोथल गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। इस शहर का निर्माण जो है 2400 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की यदि माने, उसके अनुसार जो है वो लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉक था। डॉक मतलब बंदरगाह था। ठीक है, लोथल शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता है। ठीक है, प्राचीन काल में लोथल एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था। ठीक है, अब इनका जुड़ाव इसमें देखिए, यहाँ से जो है वह मोतियों, रत्नों और बहुमूल्य गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों तक किया जाता था। यदि मनके बनाने, धातु विज्ञान में इस शहर के लोगों ने जिन तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया, वो वर्षों बाद आज भी क्या है, प्रयोग में लाई जा रही है। ठीक है, तो लोथल स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसका आवेदन अभी भी लंबित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की देखें, क्योंकि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के रूप में प्रचलित जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान यानी कि आज का जो पाकिस्तान है वो और पश्चिमी भारत में विकसित हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता 4 प्राचीनतम सबसे बड़ी शहर सभ्यताओं में से एक थी। अन्य शहरी सभ्यताओं में मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन शामिल है। इसमें यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी, जहां लोग सुनियोजित और बेहतर ढंग से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे। यहाँ जो है वह चौड़ी सड़कें और बेहतर तरीके से विकसित जल निकासी व्यवस्था मौजूद थी। घर पक्की हुई ईंटों के बने होते थे और घरों में 2 या 2 से अधिक मंजिलें होती थीं। हड़प्पा वासी अनाज उगाने की कला जानते थे और गेहूं तथा जौ उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे।
ठीक है। 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों में बार बार जो है आने वाली बाढ़ और भूकंप जैसे अन्य प्राकृतिक कारण इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया गया है ये स्थान, ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ये एक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वह विकसित हुई। ठीक है, और ये कुछ यहाँ क्षेत्र है। तो यमुना के किनारे जो है जोधपुर है। ठीक है, गुणेश्वर कल्चर यहाँ भी था और आधार बनास कल्चर जो है यहाँ पर, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही पैरेलल थी। ठीक है ना। और ये कायथा कल्चर जो है यहाँ पर था, कायथा संस्कृति कहा जाता है इसको, आहार बनास संस्कृति कहा जाता है इसको, और इसको जोधपुर गणेश्वर संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अलग अलग जगह है। ये हड़प्पा है, हड़प्पा चूँकि सबसे पहले खोजा गया था इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कि लोथल कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रहा लोथल आपका, इसी यहीं पर जो है ये डॉक यार्ड था पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हिलमांड कल्चर भी है यहाँ पे, जिसको हम लोग मुंडीघक कल्चर भी कहा जाता है, और ये कुली कल्चर। ठीक है, तो इसी को क्या किया जाता है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये ठीक है, यहाँ पे लंबानी कला देखते हैं। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की तृतीय बैठक एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखी गई, क्योंकि इस कार्यक्रम में थ्रेड्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, शीर्षक से लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ठीक है, इस उपलब्धि ने कर्नाटक में खानाबदोश लंबानी समुदाय की 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक अभ्यासकर्ताओं के सामूहिक प्रयास को प्रदर्शित किया है। लंबानी कारीगरों का समर्थन करके यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान देती है। यह CWG की तीसरी प्राथमिकता क्या थी, सांस्कृतिक और रचनात्मकता उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये इनका क्या था, थीम था इस मीटिंग का, और उसके तहत जो है ये किया गया है। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है लंबानी कला को, तो इसीलिए जो है क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए लंबानी कला लंबानी या बंजारा समुदाय द्वारा प्रचलित कपड़ा अलंकरण का एक रूप है। ठीक है, किसके द्वारा, तो लंबानी कला जो है वह लंबानी या बंजारा समुदाय द्वारा प्रचलित जो है वह कपड़ा अलंकार का एक रूप है, जो भारत के कई राज्यों विशेषकर कर्नाटक में रहने वाला एक खानाबदोश समूह है। इसकी विशेषता क्या है, रंगीन धागे दर्पण का काम के साथ ढीले बुने हुए कपड़े पर सिलाई पैटर्न की समृद्ध श्रृंखला है। ठीक है, इसमें एक सुंदर पैचवर्क बनाने के लिए अनुपयोगी कपड़े के छोटे टुकड़े को कुशलतापूर्वक एक साथ सिलाई करना भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसे एक टिकाऊ अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो रिसाइकलिंग के साथ पुनः उपयोग के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो लंबानी कढ़ाई तकनीक और सौंदर्य शास्त्र पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में कपड़ा निर्माण की परंपराओं के साथ समानता रखता है, जो वैश्विक कपड़ा कला के अंतर संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का देख रहे हैं कि ये जो किया गया कढ़ाई का काम है इसको लंबानी कला कहा जाता है। ठीक है, सुंदर लंबानी कढ़ाई कर्नाटक के सुंदर क्षेत्र की एक विशिष्ट प्रकार की लंबानी कला को वर्ष 2010 में GI टैग दिया गया था इसको। ठीक है, तो 2010 में इसको जो है वो GI टैग दिया गया था, तो ये आप देख सकते हैं इसका, इसमें दर्पण के भी कार्य किए गए हैं। ठीक ना, G20 संस्कृति कार्य समूह। ठीक है, G20 संस्कृति मंत्रियों की 2020 में पहली बार बैठक की और G20 एजेंडा को आगे बढ़ाने के संस्कृति के अंतर संबंध योगदान पर प्रकाश डाला है। ठीक है, विकास के विभिन्न पहलुओं पर संस्कृति के प्रभाव को देखते हुए अन्य नीति क्षेत्रों के साथ इनके तालमेल को स्वीकार करते हुए इसे 2021 में संस्कृति कार्य समूह के रूप में G20 एजेंडे में एकीकृत किया गया था। ठीक है, G20 कार्य समूह जो है शेरपा ट्रैक के हिस्से के रूप में 2023 में G20 प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय अध्यक्षता में स्थापित 13 विषयगत कार्य समूहों में से एक है।
सांस्कृतिक कार्य समूह के प्राथमिकता क्षेत्र को देखिए तो सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पुनर्स्थापन किया गया, धारणीय भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर। धन्यवाद।